हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द क्लास। सो गाइस, आज हम लोगों का डे 3 है। हम लोग जो 8 दिन का कॉस्टिंग एंड टैक्सेशन का मैराथन रखे हैं उसका तीसरा दिन है। आज का क्लास बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है बिकॉज हम लोग जो 2 क्लास में किए हैं, चैप्टर नंबर 1 था इंट्रोडक्शन टू कॉस्टिंग। वो इंट्रोडक्शन जो था वो सिर्फ और सिर्फ 5 मार्क्स का है। हम लोगों का एग्जाम सितंबर में होने वाला है जो कि पूरा 20 मार्क्स का होगा। 20 में वो चैप्टर सिर्फ 5 मार्क्स कैरी करता है और ये क्लासिफिकेशन ऑफ कॉस्ट पूरा 15 मार्क्स कैरी करता है। मतलब हम लोगों का ये सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर होने वाला है। सो इसको बड़े ही ध्यान से करना। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और अपने दोस्तों तक भेजना। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं आज का क्लास। हम लोगों का चैप्टर का नाम है क्लासिफिकेशन ऑफ कॉस्ट। ये पूरे के पूरे 15 मार्क्स कैरी करता है। हम लोगों का जो एग्जाम होने वाला है इसमें सिर्फ ये चैप्टर 15 मार्क्स कैरी करेगा। तो हम लोगों को बड़े ही ध्यान से, बड़े ही इत्मीनान के साथ ये चैप्टर करना है। एक एक पॉइंट अच्छे से समझना है ताकि हम लोग 15 में 15 लेके आ पाए। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ कॉस्ट। तो भैया हम लोग कॉस्ट पढ़े, पहले क्लास में हम लोग कॉस्ट पढ़े। कॉस्ट क्या होता है? कोई भी सामान को प्रोड्यूस करने के लिए, कोई भी सामान को प्रोड्यूस करने के लिए जो भी एक्सपेंसेस हम लोग कर रहे हैं, जो भी एक्सपेंसेस हम लोग कर रहे हैं वो उस सामान का कॉस्ट कहलाता है। जो भी सामान को, एक सामान को प्रोड्यूस करने के लिए एक मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न जब कोई सामान को प्रोड्यूस करता है उसके लिए जो भी खर्चा करता है वो सारा खर्चा उस सामान का कॉस्ट कहलाता है। ये हम लोग मोटा मोटी कॉस्ट के बारे में समझे थे। ठीक है, हम लोग इस चैप्टर में करेंगे कॉस्ट को कितने भागों में बांट सकते हैं, कौन कौन सा कॉस्ट होता है, क्लासिफिकेशन किस किस बेसिस पे करते हैं और उसके अंदर क्या क्या होता है। ये सब इस चैप्टर में हम लोगों को एक एक करके समझना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ कॉस्ट। क्लासिफिकेशन ऑफ कॉस्ट में कॉस्ट को हम लोग अलग अलग बेसिस पे बांट सकते हैं, अलग अलग बेसिस पे बांट सकते हैं। पहला जो बेसिस है वो हम लोगों का है ऑन द बेसिस ऑफ एलिमेंट। हम लोग कॉस्ट को एलिमेंट के बेस पे बांटेंगे। किसके बेस पे बांटेंगे? ऑन एलिमेंट, ऑन द बेसिस ऑफ एलिमेंट। तो एलिमेंट के बेस पे हम लोग कितना तरह का कॉस्ट होता है सबसे पहले ये जानते हैं। तो एलिमेंट के बेस पे हम लोगों का मेनली 3 तरह का कॉस्ट होता है। एलिमेंट के बेस पे हम लोगों का मेनली 3 तरह का कॉस्ट होता है। एक होता है रॉ मटेरियल कॉस्ट, रॉ मटेरियल कॉस्ट। रॉ मटेरियल कॉस्ट के बाद हम लोगों का आता है लेबर कॉस्ट। क्या आता है? लेबर कॉस्ट और अदर कॉस्ट। और क्या आता है? अदर कॉस्ट। ठीक है, हम लोगों का क्या क्या कॉस्ट है? रॉ मटेरियल कॉस्ट, लेबर कॉस्ट एंड अदर कॉस्ट। ये 3 भागों में हम लोग बांट सकते हैं एलिमेंट के बेस पे कॉस्ट को। ठीक है, अब एक एक करके समझते हैं तीनों क्या क्या होता है। रॉ मटेरियल कॉस्ट किसको बोलते हैं? रॉ मटेरियल कॉस्ट किसको बोलते हैं? तो भैया एक लेट से वी आर एन ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री। हम लोग किस में है? ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में। ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री क्या करता है? ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री गाड़ी बनाता है। तो गाड़ी बनाने के लिए हम लोगों को क्या क्या चाहिए? एल्यूमिनियम चाहिए। ठीक है, हम लोगों को स्टील चाहिए, हम लोगों को रबर चाहिए। भैया इसका गाड़ी स्टील, एल्युमिनियम, फिर हम लोगों का रबर, ये सब चीज से बनेगा। उसका टायर बनेगा, उसका ट्यूब बनेगा, उसका जो भी पार्ट्स है वो तो इसी सब से बनेगा। तो ये जो एकदम कच्चा माल है जिससे हम लोगों का सामान प्रोड्यूस होने वाला है, जो डायरेक्टली उस सामान पे लग रहा है, मतलब वो यही चीज है जो हम लोगों का सामान को प्रोड्यूस करेगा। यही वो चीज है जो सामान को प्रोड्यूस करेगा। इसको हम लोग रॉ मटेरियल बोलते हैं। इसको हम लोग रॉ मटेरियल बोलते हैं। जैसे अगर मेरे को पेपर बनाना है उसके लिए मेरे को वुड लगेगा, लकड़ी लगेगा, लकड़ी से हम लोग पेपर बनाएंगे, तो दैट इज रॉ मटेरियल। अगर हमको फर्नीचर बनाना है, हम लोगों को फर्नीचर का बिजनेस है, तो उसके लिए भी मेरे को वुड लगेगा, लकड़ी लगेगा,
लकड़ी से फर्नीचर बनेगा तो लकड़ी मेरे लिए रॉ मटेरियल है। तो मतलब एक सामान को प्रोड्यूस करने के लिए जिन चीजों को हम लोगों को खरीदना पड़ता है दैट इज रॉ मटेरियल कॉस्ट, दैट इज रॉ मटेरियल कॉस्ट। अगर हम लोग एक छोटा सा एग्जांपल ले और अगर हम लोग टी स्टॉल करते हैं, अगर हम लोग टी स्टॉल करते हैं, एकदम नॉर्मल सा एग्जांपल, इससे एकदम क्लियर हो जाएगा। टी स्टॉल में हम लोग चाय बनाने के लिए हम लोगों को मिल्क लगेगा, हम लोगों को टी लीव्स लगेगा, हम लोगों को शुगर लगेगा, ये सब चीज से ही चाय बनेगा। तो भैया ये सब चीज क्या है, उसका रॉ मटेरियल है। इसका क्या है, रॉ मटेरियल है। तो हम लोग ये सब चीज को खरीदने में जो खर्चा करेंगे, जो भी रॉ मटेरियल खरीदने में जो खर्चा करते हैं उसको हम लोग रॉ मटेरियल कॉस्ट बोलते हैं, उसको हम लोग रॉ मटेरियल कॉस्ट बोलते हैं। डन है। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला होता है लेबर कॉस्ट। अगला क्या होता है, लेबर कॉस्ट। ये लेबर कॉस्ट क्या होता है, अब फर्नीचर बनाना है मेरे को, हम वुड लेके आए, क्या वो अपने आप फर्नीचर बन जाएगा, नहीं। हम लोगों को एल्युमिनियम स्टील रबर लेके आए, क्या वो अपने आप गाड़ी बन जाएगा, नहीं। हम लोग दूध चाय शुगर सब कुछ ला के रख दिए, क्या वो अपने आप बन जाएगा, नहीं। उसमें कोई ना कोई इंसान लगेगा जो उसको तैयार करेगा, उसको चेंज करेगा, उसका फॉर्म को चेंज करेगा, लकड़ी को फर्नीचर बनाएगा, लकड़ी को पेपर बनाएगा, चाय दूध चाय शुगर से चाय बनाएगा। मतलब उसमें जो इंसान इन्वॉल्व है, उसमें जो इंसान इन्वॉल्व है उसका पीछे जो मेरा एक्सपेंसेस हो रहा है उसको मेरे को कुछ ना कुछ पैसा देना होगा, कोई ना कोई खर्चा होगा। उस खर्चे को हम लोग लेबर कॉस्ट बोलते हैं, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, लेबर कॉस्ट। समझ में आया। और रॉ मटेरियल कॉस्ट और लेबर कॉस्ट, इसके अलावा अगर कोई भी मैन्युफैक्चरिंग करने में, अगर किसी चीज का भी मैन्युफैक्चरिंग करने में मेरे को रॉ मटेरियल कॉस्ट और लेबर कॉस्ट के अलावा कुछ लगता है तो उसको हम लोग अदर कॉस्ट बोलते हैं, उसको हम लोग अदर कॉस्ट बोलते हैं। समझ में आया। रॉ मटेरियल जो डायरेक्टली एक सामान को बनाने में लग रहा है उसको हम लोग रॉ मटेरियल कॉस्ट बोल रहे हैं। लेबर उसको बनाने के लिए जो इंसान लग रहा है उसको जो हम लोग पैसा दे रहे हैं दैट इज लेबर कॉस्ट। अदर कॉस्ट ये दोनों के अलावा अगर कोई खर्चा है तो वो अदर कॉस्ट में जाएगा। ठीक है। इसके बाद जो रॉ मटेरियल कॉस्ट है, लेबर कॉस्ट है, अदर कॉस्ट है, सबका दो दो बच्चा है, दो दो छोटा छोटा बच्चा है। एक है डायरेक्ट रॉ मटेरियल कॉस्ट, एक है इनडायरेक्ट रॉ मटेरियल कॉस्ट, इनडायरेक्ट रॉ मटेरियल कॉस्ट। एक है डायरेक्ट रॉ मटेरियल कॉस्ट, एक है इनडायरेक्ट रॉ मटेरियल कॉस्ट। लेबर में भी दो है, एक है डायरेक्ट लेबर कॉस्ट, एक है इनडायरेक्ट लेबर कॉस्ट। एक है डायरेक्ट अदर कॉस्ट, एक है इनडायरेक्ट अदर कॉस्ट। अब ये क्या क्या होता है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट डायरेक्ट इनडायरेक्ट डायरेक्ट इनडायरेक्ट। ठीक है। डायरेक्ट रॉ मटेरियल कॉस्ट, इनडायरेक्ट रॉ मटेरियल कॉस्ट, डायरेक्ट लेबर कॉस्ट, इनडायरेक्ट लेबर कॉस्ट, डायरेक्ट अदर कॉस्ट, इनडायरेक्ट अदर कॉस्ट। ये होता क्या है एक एक करके समझते हैं। डायरेक्ट रॉ मटेरियल कॉस्ट, डायरेक्ट रॉ मटेरियल कॉस्ट किसको बोलते हैं भैया। अब यहां देखो हम लोग जो गाड़ी बना रहे हैं, हम लोग जो गाड़ी बना रहे हैं, तो गाड़ी बनाने में जो भी रबर से हम लोग टायर बनाएंगे, हम लोग उसका बॉडी बनाएंगे, उसका सीट कवर बनाएंगे, ये सब तो उसमें डायरेक्टली लग रहा है। ये सब तो एक कार बनाने के लिए ये सब तो लगेगा। तो ये सब क्या है, डायरेक्ट रॉ मटेरियल कॉस्ट, जो कि जब सामान फिनिश्ड होता है, जब रॉ मटेरियल से फिनिश गुड्स तैयार होता है तो हम लोगों को ये सारा डायरेक्ट मटेरियल दिख रहा होता है कि भैया इसमें ये यूज किया गया। एक जब चाय बनाएंगे हम लोग, एक टी बनाएंगे तो उसमें मिल्क, उसमें शुगर, उसमें टी लीव्स, ये सब डायरेक्टली चाय बनाने में लगेगा ना भैया, ये सब तो लगेगा। तो ये सब क्या है, डायरेक्ट रॉ मटेरियल है। डायरेक्ट रॉ मटेरियल मतलब एक सामान को रॉ मटेरियल से फिनिश गुड्स तैयार करने में जो भी सामान फिनिश गुड्स होने के बाद दिख रहा है मेरे को डायरेक्टली, वो सब क्या है, डायरेक्ट रॉ मटेरियल कॉस्ट है कि भैया इसको बनाने में ये सब तो लगा है। ठीक है। तो अब इनडायरेक्ट रॉ मटेरियल कॉस्ट क्या होता है, देखो इनडायरेक्ट रॉ मटेरियल कॉस्ट वो होता है जो उस सामान को बनने में ना
स्मूथली बनने में हेल्प करता है, उस सामान को स्मूथली बनने में हेल्प करता है। मतलब वो डायरेक्टली उस सामान, जब भी हम लोग फिनिश गुड्स तैयार करेंगे तो वो डायरेक्टली उसमें लगा हुआ नहीं है, लेकिन वो हेल्प कर रहा है, वो हेल्प कर रहा है। या फिर इसको इस तरह से समझ सकते हैं कि भैया ये ना मतलब ये रॉ मटेरियल जो है, ये वो मटेरियल है जो स्पेसिफिक एक गुड्स पे नहीं लग रहा है, एक स्पेसिफिक गुड्स में नहीं लग रहा है, ये वहां जितना भी सामान बन रहा है वो सब में यूज हो रहा है। जैसे मान लो हम लोग कार बना रहे हैं, हम लोग कार बना रहे हैं, तो इस कार बनाने में डायरेक्टली तो हम लोगों का क्या क्या लग रहा है, टायर, टायर लगेगा, उसमें सीट लगेगा, ये सब अगर असेंबल करें तो ये सब लगेगा, ये सब तो डायरेक्ट रॉ मटेरियल है। इनडायरेक्ट क्या है भैया, इसमें हम लोगों को ग्रीस लगाना होगा जिससे गाड़ी स्मूथ चले, हम लोगों को इसमें ग्रीस लगाना होगा, फिर उसके बाद क्लीनिंग ऑयल लगाना होगा, और इस तरह का सामान लगेगा। हम लोगों को स्मूथ करने के लिए अलग अलग तरह का तेल लगता है, तो वो सब चीज खर्चा होगा। अब क्लीनिंग ऑयल जो लाएंगे, जो भी क्लीनिंग ऑयल लाएगा, तो वो एक पूरा का पूरा एक गाड़ी पे तो नहीं लगेगा, वो अलग 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 जितना भी वहां गाड़ी होगा सब में यूज होगा, ठीक है। तो इस तरह का मटेरियल जो डायरेक्टली एक स्पेसिफिक गुड्स में एट्रीब्यूटेबल नहीं है, उसको हम लोग इनडायरेक्ट रॉ मटेरियल कॉस्ट बोल रहे हैं, उसको हम लोग इनडायरेक्ट रॉ मटेरियल कॉस्ट बोल रहे हैं, ठीक है। अच्छा, डायरेक्ट लेबर कॉस्ट किसको बोलते हैं? डायरेक्ट लेबर कॉस्ट का मतलब उस सामान को फिनिश गुड्स बनाने में, एक सामान को फिनिश गुड्स बनाने में, रॉ मटेरियल से फिनिश गुड्स बनाने में ये डायरेक्टली, ये जो लेबर होता है वो डायरेक्टली लगा होता है। मतलब अगर कोई लेबर है जो एल्यूमिनियम को वो ढांचा दे रहा है, जो गाड़ी का ढांचा होगा उसमें तैयार कर रहा है, रबर को टायर बना रहा है, फिर स्टील से वो अलग अलग तरह का जो भी पार्ट्स बना रहा है, तो वो सब डायरेक्ट लेबर कॉस्ट है। क्यों? वो सामान तैयार करने में वो डायरेक्टली उसमें लगा हुआ है, डायरेक्टली उसमें लगा हुआ है। तो इस तरह का लेबर को डायरेक्ट लेबर कॉस्ट बोलते हैं। और इसके लिए जो खर्चा है उसको हम लोग डायरेक्ट वेजेस बोलते हैं। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? डायरेक्ट वेजेस। मतलब लेबर को जो हम लोग सैलरी देते हैं, लेबर को जो हम लोग सैलरी देते हैं उसको हम लोग वेजेस भी बोलते हैं, उसको हम लोग वेजेस भी बोलते हैं। तो लेबर के लिए जो खर्चा होता है उसको हम लोग डायरेक्ट वेजेस भी बोलते हैं। तो डायरेक्ट वेजेस कौन सा है भैया? वो जो गाड़ी बन रहा है, जो गाड़ी बन रहा है, गाड़ी बनने में जो भी डायरेक्टली लगा हुआ है, लेबर डायरेक्टली लगा हुआ है, जो टायर बना रहा है, जो सीट बना रहा है, मतलब उस गाड़ी को तैयार करने में लगा हुआ है, वो पूरा गाड़ी को तैयार कर रहा है, उसको हम लोग क्या बोलेंगे? डायरेक्ट लेबर कॉस्ट, ठीक है। और उसको जो हम लोग सैलरी दे रहे हैं उसको डायरेक्ट वेजेस बोलते हैं। इनडायरेक्ट लेबर कॉस्ट क्या है? इनडायरेक्ट लेबर कॉस्ट का मतलब समझना, अब ये तो डायरेक्टली गाड़ी बना रहे हैं, लेकिन कुछ इंसान होगा जो ये लोग को हेल्प करेगा। जैसे मान लो सुपरविजन करता है, जो सुपरविजन करता है, होता है ना, सुपरवाइजर हो जाए तो सबको देखता है काम सही से हो रहा है कि नहीं, मैनेजर है वो देख रहा है कि काम सही से हो रहा है नहीं, प्लानिंग बना के दे रहा है इस तरह से काम करो। उसके बाद मान लो जो फोरमैन है, जो नीचे काम करने वाला है, उसके बाद जो क्लीनिंग करता है, जो साफ सफाई कर रहा है, जो पहरेदारी दे रहा है, वो इनडायरेक्ट लेबर कॉस्ट है, वो सामान पे डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल नहीं है। मतलब कार बनाने में जो दरबान है, जो कि मतलब उसको क्या बोलते हैं, सिक्योरिटी गार्ड है, वो डायरेक्टली सामान को नहीं बना रहा है, कार को बनाने में हेल्प नहीं कर रहा है, लेकिन सिक्योरिटी गार्ड क्या कर रहा है? वो सिक्योरिटी दे रहा है। तो इसको, इस तरह का जो एक्सपेंसेस है, इस तरह का जो कॉस्ट है, इस तरह का जो मेरा खर्चा हो रहा है, ये है इनडायरेक्ट लेबर कॉस्ट। ये भी तो लेबर दे रहा है, वो अपना इंसान वो खड़ा होकर सिक्योरिटी दे रहा है, मतलब लेबर दे रहा है। तो ये जो लेबर दे रहा है वो कार बनने में हेल्प नहीं कर रहा है, मतलब कार में कार का सीधा सीधा खर्चा नहीं है, लेकिन किसी न किसी तरह से इनडायरेक्टली वो कार को ही तो बनने में हेल्प कर रहा है, सिक्योरिटी दे रहा है कार को बनने में, फैक्ट्री को सिक्योरिटी कर रहा है। तो इस तरह का खर्चा जो डायरेक्टली है तो उसमें एट्रीब्यूटेबल नहीं है, बट इनडायरेक्टली उस पर खर्चा आना चाहिए, तो इसको हम लोग इनडायरेक्ट लेबर कॉस्ट बोलते हैं। और इसको जो हम लोग पेमेंट कर रहे हैं, इस सिक्योरिटी गार्ड को, सुपरवाइजर को, ये लोग को जो हम लोग पेमेंट करते हैं, इसको इनडायरेक्ट वेजेस बोलते हैं, इसको हम लोग इनडायरेक्ट वेजेस बोलते हैं। आई होप डायरेक्ट वेजेस, इनडायरेक्ट वेजेस, डायरेक्ट लेबर कॉस्ट, इनडायरेक्ट लेबर कॉस्ट अच्छे से समझ में आ गया होगा। अदर कॉस्ट मतलब ऐसा खर्चा जो डायरेक्टली कार बनाने में
लग रहा है, ऐसा खर्चा या ऐसा कॉस्ट जो डायरेक्टली कार बनाने में लग रहा है। हो सकता है कुछ ऐसा खर्चा है जो मटेरियल और लेबर के अलावा, एक कार, मान लो एक कार आया मेरे पास, एक कस्टमाइज कार का मतलब कस्टमाइज कार बनाने के लिए मेरे को ऑर्डर मिला, एक कस्टमाइज कार बनाना है, उसमें अलग अलग तरह का मटेरियल लग सकता है, अलग अलग तरह का लेबर लग सकता है, उसके बाद अलग खर्चा भी हो सकता है। वो एक कस्टमाइज है, उस कार में मेरे को खर्चा करना पड़ रहा है, तो उसको डायरेक्ट अदर कॉस्ट बोलते हैं। और इसके अलावा अगर कोई खर्चा होता है जो कि डायरेक्टली हम लोग किसी में नहीं दे सकते, उसको इनडायरेक्ट अदर कॉस्ट बोलते हैं। ठीक है, तो डायरेक्ट रॉ मटेरियल कॉस्ट, इनडायरेक्ट रॉ मटेरियल कॉस्ट, डायरेक्ट लेबर कॉस्ट, इनडायरेक्ट लेबर कॉस्ट, डायरेक्ट अदर कॉस्ट, इनडायरेक्ट अदर कॉस्ट। अब थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। जितना भी डायरेक्ट खर्चा है, डायरेक्ट रॉ मटेरियल, डायरेक्ट लेबर और डायरेक्ट अदर कॉस्ट, ये तीनों को अगर जोड़ देंगे, तीनों को अगर जोड़ देंगे, किसको जोड़ रहा है? डायरेक्ट रॉ मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट अदर कॉस्ट, इस तीनों को जोड़ते हैं तो प्राइम कॉस्ट आता है। क्या आता है? प्राइम कॉस्ट। तो प्राइम कॉस्ट इक्वल टू क्या हो गया? रॉ मटेरियल कॉस्ट प्लस डायरेक्ट रॉ मटेरियल। ठीक है, डायरेक्ट रॉ मटेरियल कॉस्ट, डायरेक्ट लेबर कॉस्ट प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस, अगर कोई है तो ये तीनों खर्चा मिला के क्या होता है? प्राइम कॉस्ट बनता है। क्या बनता है? प्राइम कॉस्ट। प्राइम कॉस्ट किसको बोलते हैं? डायरेक्ट रॉ मटेरियल कॉस्ट, डायरेक्ट लेबर कॉस्ट, डायरेक्ट एक्सपेंसेस या डायरेक्ट कॉस्ट, जो भी है डायरेक्ट एक्सपेंसेस या डायरेक्ट कॉस्ट, इसको डायरेक्ट कॉस्ट बोल, एक्सपेंसेस या कॉस्ट, ये तीनों को मिला के जोड़ के प्राइम कॉस्ट आता है। तीनों को जब जोड़ देंगे क्या आएगा? प्राइम कॉस्ट आएगा। ठीक है, और जितना भी इनडायरेक्ट खर्चा है, जितना भी इनडायरेक्ट खर्चा है, इनडायरेक्ट रॉ मटेरियल, इनडायरेक्ट लेबर, इनडायरेक्ट अदर कॉस्ट, ये तीनों को बनता है ओवरहेड। इन तीनों को मिला के क्या बनता है? ओवरहेड। क्या बोले? इनडायरेक्ट खर्चा जितना भी है, तीन इनडायरेक्ट खर्चा है, इनडायरेक्ट रॉ मटेरियल कॉस्ट, इनडायरेक्ट वेजेस, इनडायरेक्ट वेजेस, इनडायरेक्ट अदर कॉस्ट, ये इनडायरेक्ट को जोड़ेंगे, ये तीनों इनडायरेक्ट को जोड़ेंगे तो क्या आएगा? ओवरहेड आएगा। क्या आएगा? ओवरहेड। अच्छा, ओवरहेड को फिर से हम लोग बांट सकते हैं। ओवरहेड को अलग अलग भागों में बांटा गया है। अगर प्रोडक्शन रिलेटेड ओवरहेड है, मतलब प्रोडक्शन और फैक्ट्री, अगर कोई इनडायरेक्ट खर्चा फैक्ट्री रिलेटेड है, फैक्ट्री में हो रहा है, जैसे फैक्ट्री में रेंट लग रहा है, फैक्ट्री में जो सुपरवाइजर है उसको हम पैसा दे रहे हैं, सैलरी दे रहे हैं, जो फैक्ट्री को सिक्योरिटी गार्ड दे रहा है उसको हम लोग पैसा दे रहे हैं, तो इस तरह का खर्चा जो फैक्ट्री के लिए है उसको हम लोग फैक्ट्री ओवरहेड बोलते हैं। फिर आता है ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड, ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड। क्या है? अगर कोई खर्चा, कोई इनडायरेक्ट खर्चा ऑफिस के लिए हो रहा है, ऑफिस मतलब, अब समझना, कोई भी जो सामान है, कोई भी सामान है वो फैक्ट्री में बन रहा है, नो डाउट फैक्ट्री में बन रहा है, लेकिन उसके लिए अकाउंटिंग सिस्टम है, उसके लिए बहुत सारा मैनेजर लगा हुआ है, बहुत सारा प्लानिंग हो रहा है, बहुत सारा कंट्रोलिंग सिस्टम काम कर रहा है, तो ये सब तो ऑफिस में बैठ के हो रहा है। वहां पे मेरे को अलग अलग तरह का असेट्स लग रहा है, वहां पे अलग अलग तरह का लाइटिंग लग रहा है, वहां अलग अलग तरह का मेरे को मान लो सैलरी देना पड़ रहा है, तो ये सब ऑफिस का खर्चा है ना। तो लेकिन अब ऑफिस का खर्चा है, ऑफिस वाले लोग काम क्यों कर रहा है? वो तो इनडायरेक्टली काम तो गाड़ी बनाने के लिए कर रहा है ना। मेरा जो काम है वो डायरेक्टली तो प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरिंग के लिए ही कर रहा है। वो जितना भी काम करो गाड़ी मैन्युफैक्चरिंग करने के लिए कर रहा है, तो गाड़ी मैन्युफैक्चरिंग करने के लिए जो कर रहा है, तो ये खर्चा भी मेरे को गाड़ी से ही निकालना होगा। इसीलिए ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड होता है, जो भैया ऑफिस का खर्चा है। ऑफिस का खर्चा वो गाड़ी के लिए तो इनडायरेक्ट खर्चा है, तो ऑफिस में जैसे ऑफिस का सैलरी देना पड़ रहा है, मैनेजर का सैलरी देना पड़ रहा है, ऑफिस का लाइटिंग है, ऑफिस का रेंट है, ये सब ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड में आएगा। ठीक है, इसके बाद आता है सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड। सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड, ये क्या होता है? सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड बात समझना। अब सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड क्या है?
सब कुछ तो समझ गए, अब सब कुछ हो गया, सामान बन के तैयार है, लेकिन अब बेचने के लिए भी तो खर्चा करना होगा। बेचने के लिए मेरे को सेल्समैन का सैलरी देना होगा, सेल्समैन रखना होगा, उसको सैलरी देना होगा, एडवर्टाइजमेंट करना होगा, मेरे को कुछ फ्री में सामान बांटना होगा, कुछ डोनेशन मतलब एडवर्टाइजमेंट करना होगा, मेरे को प्रचार प्रसार करना होगा ताकि मेरा सामान सब तक पहुंचे। तो वो जो खर्चा हो रहा है सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन का, जो एक्स्ट्रा खर्चा हो रहा है, वो खर्चा सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड के अंदर हम लोग डाल देंगे। ठीक है, इस तरह का कॉस्ट को हम लोग सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड बोलते हैं। ठीक है, तो ये पूरा जो हम लोग अभी किए यही है ऑन द बेसिस ऑफ एलिमेंट। इसके बाहर कुछ भी नहीं है, जितना बता दी इसके बाहर कुछ भी नहीं है। समझ गया क्या बोले? डायरेक्ट रॉ मटेरियल कॉस्ट, डायरेक्ट लेबर कॉस्ट, डायरेक्ट अदर कॉस्ट, ये तीनों मिलके प्राइम कॉस्ट बन रहा है। ठीक है, अब थोड़ा सा एडवांस करते हैं। यहां पे बोल रहा है डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट, डायरेक्ट लेबर कॉस्ट और डायरेक्ट अदर कॉस्ट मिलके क्या बन रहा है? प्राइम कॉस्ट। ठीक है, इनडायरेक्ट मटेरियल, इनडायरेक्ट लेबर, इनडायरेक्ट अदर कॉस्ट तीनों मिलके बन रहा है ओवरहेड। ठीक है, अब थोड़ा सा एग्जाम रिलेटेड हम लोग अगर देखें तो यहाँ पे और थोड़ा सा एडवांस पूछ सकता है कि वर्क कॉस्ट क्या है। प्राइम कॉस्ट तो आपको समझ में आ गया, सम ऑफ डायरेक्ट रॉ मटेरियल, डायरेक्ट रॉ मटेरियल प्लस डायरेक्ट लेबर प्लस डायरेक्ट कॉस्ट। ये तो मेरे को समझ में आ गया कि प्राइम कॉस्ट निकालने बोलेगा तो जितना भी डायरेक्ट खर्चा होगा सबको जोड़ देंगे। उसके बाद तुमको वर्क कॉस्ट, वर्क्स कॉस्ट और फैक्ट्री कॉस्ट निकालने के लिए बोल सकते हैं। क्या बोलेगा? वर्क कॉस्ट और फैक्ट्री कॉस्ट निकालो। तो भैया इसको हम लोग कैसे निकालेंगे? प्राइम कॉस्ट, प्राइम कॉस्ट प्लस प्रोडक्शन ओवरहेड या फैक्ट्री ओवरहेड, फैक्ट्री ओवरहेड। क्या बोले? प्राइम कॉस्ट, प्राइम कॉस्ट प्लस फैक्ट्री ओवरहेड। मतलब अगर हम लोग को फैक्ट्री कॉस्ट निकालने बोले तो हम लोग रॉ मटेरियल, डायरेक्ट रॉ मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट कॉस्ट सबको जोड़ने के बाद फैक्ट्री ओवरहेड को जोड़ देंगे तो क्या निकल जाएगा? वर्क कॉस्ट निकल जाएगा। इसके बाद हम लोगों को कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन निकालने बोल सकता है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन निकालने बोल सकता है। जब हम लोग को कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन निकालने बोले, जब हम लोगों को कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन निकालने बोले तो भैया ये जो वर्क कॉस्ट आया, वर्क कॉस्ट कैसे आया? वर्क कॉस्ट तो डायरेक्ट रॉ मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट एक्सपेंसेस या डायरेक्ट कॉस्ट प्लस फैक्ट्री ओवरहेड, ये निकाल के वर्क कॉस्ट आया। उसके बाद वर्क कॉस्ट के साथ हम लोग ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन को जोड़ देंगे, ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड को जोड़ देंगे तो क्या निकल जाएगा? कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। एक मैंने प्रोडक्शन करने में टोटल कितना कॉस्ट आया है। अब हम लोगों को बोलेगा कॉस्ट ऑफ सेल निकालो, कॉस्ट ऑफ सेल्स निकालो। कॉस्ट ऑफ सेल्स निकालने के लिए कुछ नहीं करना है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन के साथ, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन के साथ ये जो सेलिंग ओवरहेड है इसको जोड़ देना है, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन। और कभी कभी ना रिसर्च एंड डेवलपमेंट बोल के भी एक ओवरहेड होता है जो कि हम लोग एक सामान को डेवलप करने के लिए खर्चा करते हैं। तो अगर हमको बोलेगा कि रिसर्च एंड डेवलपमेंट कॉस्ट दिया होगा, वो भी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन के बाद उसको हम लोग जोड़ देंगे। ठीक है, तो ये सब था, हम लोगों को एग्जाम में ये सब पूछ सकता है। ठीक है, तो ये पूरा का पूरा स्ट्रक्चर है क्लासिफिकेशन ऑफ कॉस्ट के अंदर ऑन द बेसिस ऑफ एलिमेंट। एक बार क्विक रिवीजन कर लेते जल्दी जल्दी। ऑन द बेसिस ऑफ एलिमेंट में हम लोग पढ़े कि तीन तरह का कॉस्ट होता है, रॉ मटेरियल कॉस्ट, लेबर कॉस्ट, अदर कॉस्ट। रॉ मटेरियल कॉस्ट के अंदर दो तरह का कॉस्ट होता है, डायरेक्ट रॉ मटेरियल कॉस्ट, इनडायरेक्ट रॉ मटेरियल कॉस्ट। लेबर कॉस्ट के अंदर दो तरह का कॉस्ट होता है, डायरेक्ट लेबर कॉस्ट, इनडायरेक्ट लेबर कॉस्ट। अदर कॉस्ट के अंदर दो तरह का कॉस्ट होता है, डायरेक्ट अदर कॉस्ट, इनडायरेक्ट अदर कॉस्ट। फिर हम लोग पढ़े कि भैया डायरेक्ट रॉ मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट अदर कॉस्ट तीनों मिला के प्राइम कॉस्ट बनता है। इनडायरेक्ट रॉ मटेरियल, इनडायरेक्ट लेबर, इनडायरेक्ट अदर कॉस्ट तीनों मिला के ओवरहेड बनता है। प्राइम कॉस्ट, प्राइम कॉस्ट कैसे बनता है? डायरेक्ट रॉ मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट कॉस्ट। ओवरहेड का फिर तीन भागों में बांटा गया, प्रोडक्शन एंड फैक्ट्री ओवरहेड, एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड और सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड। मतलब वो इनडायरेक्ट खर्चा जो प्रोडक्शन या फैक्ट्री में किया था उसको फैक्ट्री ओवरहेड बोलते हैं, जो ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन में किया था उसको ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड बोलते हैं, और सेलिंग के लिए जो किया था उसको सेलिंग ओवरहेड बोलते हैं। उसके बाद हम लोग पढ़े प्राइम कॉस्ट के अंदर डायरेक्ट रॉ मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट कॉस्ट को जोड़कर प्राइम कॉस्ट बनता है। प्राइम कॉस्ट के साथ अगर फैक्ट्री ओवरहेड जोड़ दे तो वर्क कॉस्ट आएगा। फिर वर्क कॉस्ट के साथ अगर ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड जोड़ दे तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आएगा। फिर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन के साथ अगर सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन जोड़ दे तो कॉस्ट ऑफ सेल्स
आ जाएगा। तो ये हम लोगों का था ऑन द बेसिस ऑफ एलिमेंट। आई होप ये बहुत ही अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर ये समझ में आ गया तो हम लोग अब आगे बढ़ते हैं, ठीक है। सो इसके बाद हम लोगों का है ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शन। हम लोग क्लासिफिकेशन ऑफ कॉस्ट करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शन। अभी हम लोग एलिमेंट के बेस पे देखे, अब हम लोग फंक्शन के बेस पे देखेंगे। तो फंक्शन के बेस पे सबसे इजी है, अभी जो हम लोग ओवरहेड देखे ना वही बस यहाँ पे लिखा हुआ है। फंक्शन के बेस पे 3 कॉस्ट अलग अलग तरह का दिया हुआ है। एक को हम लोग प्रोडक्शन कॉस्ट और फैक्ट्री कॉस्ट बोलते हैं। एक को हम लोग ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन कॉस्ट बोलते हैं, और एक को हम लोग सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट बोलते हैं। तो अभी हम लोग देख के आगे गए, अभी हम समझ ही गए, तो हम लोग एक बार फिर से हम बता दे रहे हैं। प्रोडक्शन कॉस्ट वो कॉस्ट होता है जो सामान को जहां पे हम लोग बना रहे हैं, जिस फैक्ट्री में बना रहे हैं वहां पे जो खर्चा कर रहे हैं, फैक्ट्री का जो खर्चा है। लेट्स से फैक्ट्री का रेंट लग रहा है, फैक्ट्री रेंट, फैक्ट्री में लाइटिंग लग रहा है, फैक्ट्री में बहुत तरह का सुपरवाइजर है या सुपरविजन लग रहा है। ये सब का जो खर्चा आ रहा है, जो फैक्ट्री का खर्चा है, उसको हम लोग फैक्ट्री कॉस्ट बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन समझा दिए हैं। ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन का मतलब अभी बोले कि भैया सामान को बनाने में फैक्ट्री तो है ही, लेकिन फैक्ट्री के अलावा बहुत सारा दिमागी काम होता है, मैनेजरियल काम होता है, कॉपी पेन मतलब खाता कलम का काम होता है, अकाउंटिंग का काम होता है, बिलिंग का काम होता है, प्लानिंग का काम होता है, कंट्रोलिंग का काम होता है। ये कहाँ पे होता है? ये ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन जो भी इंसान है वो करता है। तो ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन में जो खर्चा होता है उसको ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन कॉस्ट बोलते हैं। सेम ऑफिस रेंट, यहाँ पे फैक्ट्री रेंट है, यहाँ पे रेंट ऑफ ऑफिस हो जाएगा, मतलब ऑफिस रेंट, ऑफिस का लाइटिंग, ठीक है, ऑफिस का सुपरविजन, फिर सैलरी ऑफ मैनेजर, ठीक है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, सब खर्चा क्या है? ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन कॉस्ट है। इसके बाद है सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन। सेम चीज, सेलिंग और डिस्ट्रीब्यूशन के लिए जो कॉस्ट करते हैं, जैसे कि हम लोग एडवर्टाइजमेंट किए, हम लोग सेल्समैन का सैलरी दिए, हम लोग सेल्समैन का कमीशन दिए, ये सब खर्चा क्या है? ये सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट का पार्ट है। तो ये बहुत ही इजी था। ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शन के बेस पे 3 भागों में बांटा गया है, प्रोडक्शन कॉस्ट और फैक्ट्री कॉस्ट, जिसमें फैक्ट्री का खर्चा आता है, ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन कॉस्ट जो कि ऑफिस का खर्चा आता है, और सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट जो कि सेलिंग का खर्चा आता है, ठीक है। तो ये है ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शन। सो हम लोगों का अगला जो है वो है ऑन द बेसिस ऑफ बिहेवियर ऑफ कॉस्ट। हम लोगों को कॉस्ट को उसका बिहेवियर के हिसाब से बांटना है। तो उसमें हम लोग 3 भागों में बांटते हैं। एक को बोलते हैं फिक्स्ड कॉस्ट, एक को बोलते हैं वेरिएबल कॉस्ट, एक को बोलते हैं सेमी वेरिएबल कॉस्ट। ये तीनों को एक एक करके समझते हैं क्या होता है। लेट्स से हम लोग सेम ऑटोमोबाइल बिजनेस में लगे हुए हैं, कार बनाने का धंधा है मेरा। अच्छा, उसमें जहां पे हम लोग फैक्ट्री लिए हैं, मान लो वो फैक्ट्री रेंट पे है, फैक्ट्री किस पे है? रेंट पे है। तो चाहे तुम 1 गाड़ी बनाओ, चाहे तुम 10 गाड़ी बनाओ, चाहे तुम 50 गाड़ी बनाओ, भैया ये रेंट तो तुमको पे करना पड़ेगा। या तुम गाड़ी बनाओ ही मत, या तुम गाड़ी मत बनाओ, इसको खर्चा तो मेरे को देना पड़ेगा, रेंट देना पड़ेगा। तो इस तरह का खर्चा जहां पे इरेस्पेक्टिव ऑफ तुम कितना प्रोड्यूस कर रहे हैं, कितना गुड्स प्रोड्यूस कर रहा है, उसको हम लोग नजरअंदाज करते हैं, लेकिन ये कॉस्ट मेरे को खर्चा करना ही पड़ेगा। चाहे तुम कितना भी सामान को प्रोड्यूस करो, तुम्हारा ये कॉस्ट तो लगेगा ही लगेगा, चाहे तुम कोई भी सामान प्रोड्यूस ना करो, ये कॉस्ट फिक्स्ड है। वेरिएबल कॉस्ट क्या होता है? वेरिएबल कॉस्ट होता है कि
कि भैया ये खर्चा ना कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन के साथ चेंज होता है। मतलब अगर हम लोग 1 यूनिट से प्रोडक्शन को बढ़ाएंगे तो ये भी 1 यूनिट से बढ़ जाएगा। मतलब मान लो मेरा एक गाड़ी में 4 टायर लग रहा है, 4 टायर लग रहा है, और ऐसा हम 100 गाड़ी बना रहे हैं। कितना बना रहे हैं? 100। तो मेरा 400 टायर लगेगा। भैया अगर हम लोग इस पे 200 गाड़ी बनाएंगे तब 800 टायर लगेगा। अगर हम लोग 0 प्रोडक्शन करते तो मेरा टायर नहीं लगेगा। मतलब हम लोग जितना कार ज्यादा मैन्युफैक्चरिंग करेंगे मेरा ये खर्चा उतना ज्यादा चल जाएगा, जितना कम मैन्युफैक्चरिंग करेंगे वो उतना कम हो जाएगा, वो उतना कम हो जाएगा। तो बोलने का मतलब ये खर्चा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, मतलब जो मेरा प्रोडक्शन नंबर ऑफ प्रोडक्शन अगर बढ़ता है तो वेरिएबल कॉस्ट मेरा बढ़ते चल जाएगा, और अगर नंबर ऑफ प्रोडक्शन घटाते हैं तो वेरिएबल कॉस्ट घटते हुए चल जाता है। ये समझ में आया? फिक्स्ड कॉस्ट इरेस्पेक्टिव ऑफ नंबर ऑफ प्रोडक्शन, हम लोग कितना भी प्रोडक्शन करें मेरे को ये खर्चा करना ही होगा। वेरिएबल कॉस्ट, जितना नंबर ऑफ प्रोडक्शन बढ़ाएंगे वेरिएबल कॉस्ट बढ़ेगा, नंबर ऑफ प्रोडक्शन घटाएंगे तो वेरिएबल कॉस्ट घट जाएगा। अगला आता है सेमी वेरिएबल कॉस्ट। अगला आता है सेमी वेरिएबल कॉस्ट। सेमी वेरिएबल कॉस्ट क्या होता है? सेमी वेरिएबल कॉस्ट के अंदर 2 तरह का कंपोनेंट होता है। इसमें सम पार्ट, इस कॉस्ट का सम पार्ट फिक्स्ड होता है और इसका सम पार्ट वेरी करता है। मतलब ये कुछ हद तक फिक्स होता है, उसके बाद वेरिएबल की तरह बिहेव करता है। मतलब जैसे मान लो मेरे पास एक लेबर है, क्या है? लेबर है, और वो ओवर टाइम पे काम करता है, ओवर टाइम पे काम करता है, और ये रेगुलर 8 घंटा काम करता है, जिसके लिए उसको महीना का 10,000 मिलता है, महीना का 10,000 मिलता है। तो ये जो लेबर है 8 घंटे काम करके 10,000 कमा रहा है, तो ये अगर 8 घंटे में, वो अगर 6 घंटे में रहे तो भी मेरे को ये 10,000 उसको सैलरी देना होगा, 10,000 का सैलरी देना होगा। तो ये जो 10,000 है ये इसका फिक्स्ड है, ये तो फिक्स्ड है। वो चाहे 8 घंटे काम करे, 2 घंटे काम करे, 4 घंटे काम करे, मेरे को ये 10,000 देना पड़ेगा। अच्छा, अब ये ओवर टाइम पे काम कर रहा है, लेट्स से 8 का 10 घंटा काम कर रहा है, 8 का 10 घंटा काम कर रहा है, और ये 1 घंटा पे 200 रुपए ले रहा है, मैं 2 घंटा पे 400 रुपए ले रहा है। तो अगर ये जितना भी घंटा एक्स्ट्रा काम करेगा, जितना घंटा एक्स्ट्रा काम करेगा उसके लिए वो एक्स्ट्रा पैसा लेगा। तो ये जो एक्स्ट्रा पैसा, एक्स्ट्रा काम करके एक्स्ट्रा पैसा ले रहा है, ये वेरिएबल की तरह काम कर रहा है। ये अगर ज्यादा काम करेगा तो ज्यादा पैसा लेगा, कम काम करेगा तो कम पैसा लेगा। तो मान लो ये 400 रुपया जो है ये क्या है? वेरिएबल पार्ट है। तो इसका जो सैलरी है इसका कुछ पार्ट फिक्स होता है, कुछ पार्ट वेरिएबल होता है। तो इस तरह का खर्चा जिसमें कुछ पार्ट जो फिक्स्ड है, उसके बाद वो क्या होता है? वेरी करना स्टार्ट करता है। इसको हम लोग सेमी वेरिएबल कॉस्ट बोलते हैं, इसको हम लोग सेमी वेरिएबल कॉस्ट बोलते हैं। तो बिहेवियर के बेस पे 3 कॉस्ट है, फिक्स्ड कॉस्ट, वेरिएबल कॉस्ट और सेमी वेरिएबल कॉस्ट। इसके बाद हम लोगों को सेमी वेरिएबल कॉस्ट अगर दिया हुआ है तो उससे हम लोगों को फिक्स्ड पार्ट अलग करना, वेरिएबल पार्ट अलग करना सीखना है। सेग्रीगेशन ऑफ सेमी वेरिएबल कॉस्ट हम लोगों को पढ़ना है। ये वीडियो बहुत लंबा हो गया, इसीलिए ये वीडियो यहीं तक खत्म है। हम लोग कल के क्लास में सेग्रीगेशन ऑफ सेमी वेरिएबल कॉस्ट करने के बाद ये चैप्टर खत्म करके इसका जो अदर पार्ट है जिसमें कि हम लोग कॉस्ट शीट है, वो भी हम लोग कल के वीडियो में देखेंगे। कल के वीडियो में हम लोग क्या क्या देखेंगे तब? सेग्रीगेशन ऑफ सेमी वेरिएबल कॉस्ट और कॉस्ट शीट। ये दोनों करके हम लोगों का कॉस्ट, जो सेमेस्टर 1 का कॉस्टिंग है, वो पूरा का पूरा खत्म हो जाएगा, वो पूरा का पूरा खत्म हो जाएगा। वो खत्म करने के बाद हम लोग टैक्सेशन पे हाथ देंगे। ठीक है, तो ये वीडियो यहीं तक रखते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।